नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई सही जैसे चल रही होगी। तो ये चल रही है यहाँ पे आरआरबी की ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज, और मैं प्रकाश आपके लिए ला रहा हूँ इस सीरीज में, इस वीडियो में जीके के क्वेश्चंस फॉर द शिफ्ट ऑफ 18 सितंबर 2018 का शिफ्ट 1। तो इस शिफ्ट में जो भी जीके के क्वेश्चंस आए थे वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इंक्लूडेड नहीं है। रीजन बीइंग करंट अफेयर चेंज होता रहता है। तो करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें? करंट अफेयर पढ़ने के लिए आपको जाना पड़ेगा सरकारी परीक्षा की वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको करंट अफेयर मिलेगा डिटेल में, और करंट अफेयर के वीडियोस सरकारी परीक्षा के इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड होते रहते हैं रोज सुबह 6:30 बजे। तो उसे आप फॉलो करें, और करंट अफेयर जो प्रीवियस जो भी है उसके सारे वीडियोस देख के आप उसके नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम डिस्कस करें स्टैटिक पॉइंट्स भी। तो इस यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले जो जनरल स्टडीज यानी कि स्टैटिक जीके का जो पार्ट होता है, पोर्शन होता है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली जनरल साइंस की भी वीडियोस आ रही हैं, और जो भी ग्रुप डी की वीडियो सीरीज है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप सबको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो इंपॉर्टेंस है हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो उससे जो रिलेटेड चीजें होती, जो बातें होती, वो भी आपको साथ साथ समझते चलना है, पढ़ते चलना है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसकी आपको जो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कॉपी कलम लेके साथ बैठे, आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं उसको मेंशन करें विद ऑप्शंस, और हर ऑप्शन से हर क्वेश्चन की जो रिलेटेड क्या सवाल बन सकते हैं पॉसिबल, उनको समझने की कोशिश करें, और उनको तो जरूर से जरूर पढ़ के जाए। ठीक है? क्योंकि इस वीडियो को, जैसा कि मैंने कहा था कि टारगेटेड वीडियो सीरीज है, क्योंकि जीके का एक बहुत बड़ा सागर है, और सागर से जो हमें मोती निकालनी है वो काम मैं यहाँ पे आपके लिए करने के लिए आया हूँ, और आपको क्या करना है, उस मोती का इस्तेमाल करके अपना सिलेक्शन करवाना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विथ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। ये कहता है व्हेन वाज द बैटल ऑफ वाटरलू फाउट, मतलब जो वाटरलू का युद्ध हुआ था, बड़ा ही फेमस युद्ध हुआ था, ये कौन से साल में हुआ था? ऑप्शन क्या क्या है? ए 1835, बी 1815, सी 1850 या डी 1840। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी 1815। तो 1815 में हुआ था ये मशहूर युद्ध वाटरलू का। तो इसके बारे में अगर हम जाने तो ये युद्ध जो हुआ था कहाँ हुआ था? ये हुआ था बेल्जियम में। वाटरलू कहाँ है? बेल्जियम नामक देश में है। ओके, तो ये युद्ध क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो फ्रांस के जो महान जिन्हें तानाशाह कहा जाता है, बेसिकली महान शासक कहा जाता है, वो उनकी हार हुई थी, और उनकी आखिरी हार हुई थी। इनके बाद जो उनका साम्राज्य है वो समाप्त हो गया था। यानी फ्रांस में जो उनकी जो यात्रा थी, इनकी जो युद्ध जीतने की जो एक चल रही थी इनकी परंपरा की, लगातार युद्ध जीत रहे थे, अच्छा कर रहे थे, वो यहाँ पे रुक गया, और यहाँ पे ये हार गए, बुरी तरह से हारे। और इसी के बाद से जो है इंग्लैंड, यूके का जो दबदबा है वो पूरे विश्व में बढ़ने लगा। ठीक है, यूके का साम्राज्य कितना बड़ा था? कहा जाता है यूके के साम्राज्य में सूर्य नहीं डूबता था। तो यूके का साम्राज्य यहाँ से और फूलने फूलने लगा, और बड़ा होने लगा, और इसका विस्तार होने लगा। ओके, क्योंकि वो समय था जब भारत में भी क्या था, अंग्रेजों का ही शासन था। 1815 की बात हो रही है। ओके, तो जो नेपोलियन की बात होती है वो कहाँ से शुरू होती है? तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रांस का जो क्रांति हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि बहुत ही फेमस है, और यहाँ की जो एक इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो भी पूछा जा सकता है। ये था लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टर्निटी। ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, तीन जो चीजें थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए, और इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्रियम्बल का भी हिस्सा है एक तरह से, और ये पूछा जा सकता है कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लाया गया है। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो किस किस तरह से सवाल बनने के चांसेस बन रहे हैं, किस किस तरह सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो वे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात कर रही थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था तब जो नई सरकारें बनी थी, तो उसमें नेपोलियन जो थे वो आर्मी के एक क्या बोलते हैं, जनरल थे। तो आर्मी को जो हेड करने वाले होते हैं वो थे, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, 1799 में उन्होंने फ्रांस में सत्ता को काबिज कर लिया अपने आप को, और वह फ्रांस के बन गए शासक। ओके, और तब से इनकी जीत का सिलसिला चलता रहा, और बैटल ऑफ वाटरलू में जो सिलसिला है वो रुक गया, और वो ये युद्ध हार गए इंग्लैंड से। ओके, तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं आगे अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल कहता है कि which of the following event is celebrated every year on January 9 to mark the contribution of overseas Indian community in the development of India? प्रश्न का मतलब यह है कि हर साल जो है 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है जो कि
विदेश में जो भारतीय समुदाय रहता है, जो इंडियन कम्युनिटी वहाँ रहती है, वो उनको सेलिब्रेट करता है, उनके योगदान को याद करता है। ऐसा कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन क्या क्या है? उन्नतीय भारत दिवस, बी ओवरसीज इंडियन डेवलपमेंट डे, सी अखिल भारतीय दिवस, या डी प्रवासी भारतीय दिवस। बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका सिग्निफिकेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों हम समझेंगे। पहले जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रवासी भारतीय दिवस। जी हाँ, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है कब? जनवरी 9 को। और इस दिन मार्क किया जाता है कि जो भारत में जो विदेश में जो भारत का समाज रहता है, इंडियन कम्युनिटी रहता है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है भारत के लिए, उसको यहाँ पे सेलिब्रेट करने की बात की जाती है। ओके, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, सिग्निफिकेंस है। 9 जनवरी को ही जो है वो 1915 में जो है वो कौन आए थे? महात्मा गांधी जो थे। महात्मा गांधी से परिचय कराने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है। तो महात्मा गांधी जो थे वो साउथ अफ्रीका से भारत आए थे और साउथ अफ्रीका में भी इन्होंने आंदोलन चलाया था, और आंदोलन इन्होंने फिर भारत में आके सत्याग्रह को चलाया और फाइनली हमें आज़ादी मिली 1947 में। तो भारत में जो उनका स्ट्रगल था वो कब शुरू हुआ था? जब ये भारत आए थे 1915 में। तो इसी दिन को याद करने के लिए 9 जनवरी को मनाया जाता है क्या? प्रवासी भारतीय दिवस। ओके, तो ये कब से मनाया जा रहा है इसके बारे में आप जरूर पढ़ें। आप लिखे कमेंट सेक्शन में कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कौन से साल से मनाया जा रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर पढ़ें और कमेंट सेक्शन में आप बताएं। इससे सबको जो जीके की जो पढ़ाई है वो आप यदि अकेले ऐसे बैठ के पढ़ोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट ऐसा आप एक प्रॉपर ग्रुप बना के आप चीज़ों को शेयर करके पढ़ोगे तो नॉलेज शेयरिंग स्केयरिंग जो सबसे वाली बात होती है ना, सबसे ज़्यादा वो जीके पे लागू होती है कि जीके में आप जितना नॉलेज शेयर करोगे तो आपको उतना ही नॉलेज मिलेगा, और कुल मिला के जो है वो क्या होगा, आपकी एक जो क्षमता है वो बढ़ती चली जाएगी। तो शेयरिंग करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुँचे, ताकि जो और भी जो डिस्कशंस होती हैं कमेंट सेक्शन में होती ही रहती हैं वीडियोस में, तो वो और समृद्ध हो और अच्छी तरीके से अच्छी बातें हमें सीखने को मिलती रहे। ओके, तो इस वीडियोस को या आरबी की जो भी जीके की या अन्य वीडियोस होती हैं उनको आप शेयर जरूर करें। ओके, तो पहले अभी जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था 2022 में, उसका थीम क्या था? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत एक मिशन है जो कि कोविड के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी चर्चा की थी। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने में जो प्रवासी भारतीय उनका योगदान क्या होना चाहिए, यही थीम था इस वर्ष के प्रवासी भारतीय दिवस का। तो एक करंट अफेयर का भी एक पोर्शन यहाँ पे आपका थोड़ा सा क्लियर हो गया। ओके, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। क्वेश्चन संख्या 3 ये कहता है कि फ्रॉम विच इंडियन प्रिंसली स्टेट डिड वेलुथम्पी दलवाला हाइल? ही इज नोन फॉर रिवॉल्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। वेलुथम्पी दलवाला कौन से प्रिंसली स्टेट्स, कौन से साम्राज्य से ताल्लुक रखते हैं, ये हमें बताना है इस प्रश्न में। ऑप्शन क्या क्या है? चोला किंगडम यानी कि चोला साम्राज्य, मैसूर किंगडम मैसूर का साम्राज्य, विजयनगर किंगडम विजयनगर का साम्राज्य, या डी त्रावणकोर किंगडम। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी त्रावणकोर। ठीक है, तो वेलुथम्पी दलवी हाइल जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो त्रावणकोर से बिलोंग करते हैं। चोला किंगडम, मैसूर किंगडम, विजयनगर किंगडम, ये तीनों किंगडम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनके टाइमलाइंस क्या क्या थे, इनके जो फर्स्ट रूलर कौन थे, ठीक है, और इनके लास्ट रूलर कौन थे, कहाँ कहाँ इनका राज्य बेसिकली फैला हुआ था, ये सब जो आइडिया आप ले लोगे तो आपके लिए यहाँ से भी सवाल बनने के चांसेस होते हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चलेगा। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि आपको किन किन चीज़ों को कैसे स्ट्रेटेजिक वे में आपको तैयारी करनी है। जो प्रश्न दिख रहे हैं उस प्रश्न से रिलेटेड और क्या क्या सवाल बन सकते हैं, उसके ऑप्शंस को कैसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमें इन चीज़ों को यहाँ पे समझते हुए आगे बढ़ना है। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है त्रावणकोर। तो त्रावणकोर कहते हैं वेलुथम्पी दलवी दलावा, और दलावा का जो अर्थ होता है वो होता है बेसिकली प्रधानमंत्री। ठीक है, एक राज्य होता है, वहाँ पे राजा होते थे पहले, एक उनका प्रधानमंत्री होते थे जो कि उनके सारे मैटर्स को देखते थे और राजा को सलाह देते थे। तो वेलुथम्पी दलवा जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे त्रावणकोर साम्राज्य के 1802 से 1809 में। तो त्रावणकोर साम्राज्य आप अगर इतिहास पढ़ें तो उन कुछ पहले राज्यों में से था जिन्होंने अंग्रेजों के साथ अलायंस कर लिया था। और तो वेलुथम्पी जो थे दलवा, ये अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था और एक बैटल भी फॉट किया था अंग्रेजों के खिलाफ। इसके बारे में भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और दक्षिण भारत के जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जैसे टिप्पू सुल्तान होते हैं, हैदर अली होते हैं, या विजयनगर एम्पायर की जो फॉर्मेशन हुई थी, इन चीज़ों पर भी सवाल बनने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे आपको टाइम लाइन जो हिस्ट्री का क्लासेस होती है उसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप टाइम लाइन्स के थ्रू पढ़ो।
ठीक है। टाइमलाइन के थ्रू आप पढ़ोगे कि और कई एग्जाम में क्वेश्चन भी दिखाओगे पहले कौन सा हुआ था, जैसे कि कांग्रेस के संग सवाल पूछा जा सकता है कि पहले सूरत कॉन्फ्रेंस हुआ था या पहले लखनऊ हुआ था या इनकी क्या सिग्निफिकेंस थी। तो अगर आप टाइमलाइंस के थ्रू इन सारी चीज़ों को याद रखोगे तो क्या होगा कि आपको उतना रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको ध्यान रहे कौन चीज़ कब हुई थी और उससे रिलेटेड जो उसके कंटेम्प्रेरी होते हैं उनसे रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है उसको आप रिलेट कर सकते हैं और कभी कभी ऑप्शंस के थ्रू भी एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको टाइमलाइंस की सही जानकारी है। ठीक है, कोई भी ऐसी घटना आपको लगी घटी होगी 1900 में और सवाल कुछ 1950 के राउंड को पूछा हुआ है, तो आप एलिमिनेशन के थ्रू, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एलिमिनेशन के थ्रू इस चीज़ को आराम से एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, टाइमलाइंस के थ्रू पढ़ें। और ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप मैप्स के थ्रू पढ़ें। ओके, तो मैप्स और टाइमलाइन इन चीज़ों से क्या होगा, आप रिलेट कर पाओगे, इजीली पढ़ पाओगे। तो जैसा कि मैंने कहा जीके बहुत बड़ा चीज़ है, तो आपको पढ़ने के लिए चाहिए सही स्ट्रैटेजी, सही प्लानिंग और क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उस चीज़ का नॉलेज। ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो सीरीज में बताते रहूँगा समय विद टाइम टू टाइम। ठीक है, तो वेलुथम्पी जो थे इनका जन्म हुआ था 6 मई 1765 को। कहाँ पे हुआ था, त्रावणकोर जो राज्य था, बहुत बड़ा राज्य था उस टाइम, कवर करता था। और जो कन्याकुमारी तमिलनाडु का, वो भी इसी राज्य के अंतर्गत आता था। तो यहीं पे इनका जन्म हुआ था और काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है ये केरल के और त्रावणकोर किंगडम के। ठीक है, इनके बारे में भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए, इनका क्या योगदान रहा है, अंग्रेजों की जो रिबेलियन हुआ था इनका वो क्यों हुआ था, किस कारण से हुआ था, ये सब जो बातें हैं आपको जरूर पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। ओके, बढ़ेंगे आगे अगले सवाल पर। क्वेश्चन संख्या 4 कहता है कि करेवास टाइप ऑफ सॉइल डिपॉजिट इज फाउंड इन विच इंडियन स्टेट। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी वेस्ट बंगाल, सी हिमाचल प्रदेश या डी उत्तराखंड। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, तो जम्मू एंड कश्मीर में जो कैरवास है इस तरह का सॉइल पाया जाता है। ये सॉइल में क्या इंपॉर्टेंस होता है कि यहाँ पे आप जो है क्रॉप्स उगाते हैं, जैसे सैफरन, कश्मीर का केसर काफ़ी फेमस होता है, बादाम काफ़ी फेमस होता है। ठीक है, सेब, अखरोट, ऐसी चीज़ें जो इस तरह के जो आप देख रहे हो ड्राई फ्रूट्स अधिकतर इसमें से हैं। तो ऐसे जो क्रॉप्स होते हैं या ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पे उगाए जाते हैं, कश्मीर में बहुत देखने को मिलेंगे। और कभी कश्मीर में जो कड़वास सॉइल होता है वहाँ पे ये उगाए जाते हैं। ओके, तो ये किस चीज़ का बना होता है, ये बेसिकली बना होता है फॉसिल ऑफ मैमल्स का। मतलब जो मैमल्स होते हैं उनका फॉसिल कब बनता है, फॉसिल बनने में लाइक बिलियंस ऑफ ईयर भी लग जाते हैं। तो उनसे ये बेसिकली बना हुआ सॉइल होता है और ये बेसिकली लेक्स के जो होते हैं सेडिमेंट्स उनके थ्रू ये जमा हो जाता है। ओके, तो कड़वास को याद करना काफ़ी आसान है, कैसे कड़वास कैसे कश्मीर। ठीक है, तो सॉइल्स की हम बात कर रहे हैं, तो सॉइल्स भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन से सॉइल में किस तरह के क्रॉप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पे आप नोट करते चल सकते हैं कि क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बढ़ेंगे अगले सवाल पर। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज यूजुअली रिलेटेड टू। ऑप्शन है टेनिस, हॉकी, शूटिंग, क्रिकेट। मुझे नहीं लगता इसका जवाब किसी को नहीं आता होगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट। युजवेंद्र चहल फेमस क्रिकेटर हैं, स्पिन गेंदबाज हैं और इस तरह के सवाल आ सकते हैं और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से। और कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी इस वर्ष अगर फेमस है तो करंट अफेयर के रूप में भी उनसे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कौन से वो स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं, कौन कौन से उन्होंने ट्रॉफीज जीती हैं। और स्पोर्ट्स की बात की जाए तो स्पोर्ट्स के लिए लगभग हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। करंट अफेयर की अगर मैं बात करूँ तो ग्रैंड प्रिक्स और ग्रैंड स्लैम्स। ठीक है, तो ग्रैंड प्रिक्स और ग्रैंड स्लैम्स किसने जीता है और कहाँ कहाँ जीता है, ये सब आपको जरूर पता होना चाहिए। ये सब आपको पता होगा जब आप करंट अफेयर्स को सही से फॉलो करोगे। ओके, तो करंट अफेयर्स की वीडियोस आप देखना जरूर ना भूलें, क्योंकि उसका करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी अच्छा रहता है। आपको बताओ करंट अफेयर का वेटेज मतलब 25 नंबर का जीके होता है, तो उसमें करंट अफेयर का वेटेज आधा से अधिक ही होता है। और करंट अफेयर्स तो लाइक इम्पॉर्टेंट ही है सिलेक्शन के लिए। तो करंट अफेयर्स आपको रेगुलर फॉलो करना है, बहुत आसान तरीका है। 10 क्वेश्चंस का सेट आता है वीडियोस में और 10 क्वेश्चंस आपको पढ़ना है, उनके पीछे के स्टैटिक पॉइंट्स भी पढ़ते रहोगे तो और भी बेहतर है। ओके, तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। क्वेश्चन संख्या 6 ये कहता है कि नेम द बुक ऑथर्ड बाय के.आर. मीरा विच रेजेस परमानेंट क्वेश्चंस अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ फेथफुलनेस एंड प्राइस ऑफ आइडलिज्म। ठीक है, तो बुक एंड ऑथर एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इससे सवाल मतलब आता ही आता है। तो पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स होते हैं जिस पे हर साल सवाल आता है, या कुछ बुक्स होते हैं जिन पे करंट अफेयर बेस्ड सवाल आता है, जो इस साल के जो इंपॉर्टेंट बुक्स होते हैं। तो इस साल के जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो तो आपको पढ़ना ही है। आपको
और जो इंपॉर्टेंट राइटर्स होते हैं जैसे शशि थरूर की बुक्स हो गई, ठीक है, शशि थरूर जी की काफ़ी बुक्स लिखते हैं, इनकी जो बुक्स हो गई इन पे अक्सर सवाल पूछा जाता है, तो ये तो आपको पढ़ना ही है। या जो विक्रम सेठ हो गए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ राइटर्स हैं भारत के, अरुंधति रॉय हो गई, सलमान रुश्दी हो गए, ठीक है, इन पर सवाल बहुत अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सवाल पूछा गया, नेम द बुक ऑथर्ड बाय के.आर. मीरा व्हिच रेजेस पर्टिनेंट क्वेश्चंस अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ फेथफुलनेस एंड प्राइस ऑफ एटलिज्म। ऑप्शंस क्या क्या हैं? गिल्टन, निथोड मिलेनाम, द गॉस्पेल ऑफ जुदास या आराचार। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, द गॉस्पेल ऑफ जुदास। तो ये जो बुक है यही देख रहे हो, गॉस्पेल ऑफ जुदास, के.आर. मीरा द्वारा लिखी गई है। इसमें क्या बात की गई है कि ये बेसिकली केरला पर सेट एक स्टोरी है, ठीक है। तो केरला पे एक स्टोरी है और इन्हें एक डेड बॉडी मिलती है लेक में, तो उस पर बाद क्या घटनाएं घटता है उससे रिलेटेड ये बुक है, ठीक है। तो इस तरह का बुक का भी एक नॉवेल्स बुक के भी एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो अब इसी के साथ बढ़ेंगे अगले सवाल यानी क्वेश्चन संख्या 7 पर। यह कहता है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज क्या सेलिब्रेटेड नेशनल वोटर्स डे अक्रॉस द नेशन डैश फॉर इनहैंस्ड पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन इलेक्टोरल पॉलिसीज। सवाल का अर्थ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग या इसे कहते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग, वो सेलिब्रेट करता है नेशनल वोटर्स डे अक्रॉस द नेशन, कौन से दिन करता है, और इसका एम होता है कि जो हमारे सिटीजन्स है वो वोट में पार्टिसिपेट करें, लोकतंत्र को बनाएं। ओके, तो कौन सा दिवस है? ऑप्शन से लेते हैं 28 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी या 26 जनवरी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी। 25 जनवरी को फॉर्म हुआ था कौन? क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका आर्टिकल है आर्टिकल 324 भारतीय संविधान में। तो आर्टिकल से पूछे जाने की संभावना है, तो जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके जो रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं वो भी आप जरूर एक बार देख के जाएं। ओके, तो आर्टिकल 324 होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और जो होता है इस 25 जनवरी को ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था, और इसका काम क्या होता है? भारत में निरपेक्ष चुनाव करवाना। जब भी अब इलेक्शन होता है तो जब इलेक्शन का डेट अनाउंस होता है उस दिन लग जाता है क्या? चुनाव आचार संहिता, ठीक है। तो जब चुनाव आचार संहिता लग जाती है उसके बाद से जो लेकर उस राज्य में, जिस राज्य में चुनाव हो रहा है, अगर या अगर पूरे देश में हो रहा है, तो उस क्षेत्र में क्या होता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन एस्टैब्लिश करता है, इसके तहत ही वो काम होना चाहिए। और अगर इसके तहत काम नहीं होता है तो चुनाव आयोग उस पर एक्शन ले सकता है। ओके, तो चुनाव आयोग का मैंने यही काम है कि जो इलेक्शंस हो वो फ्री एंड फेयर हो और सही तरीके से कंडक्ट कर पाए, किसी के जो मताधिकार का जो है वो हनन ना हो पाए। जिन्हें मत देना है, जो मत देने के लिए एलिजिबल है वो मत जरूर दे पाए। ओके, तो बस यही कारण है कि 25 जनवरी को इसी को बस मोटिवेट करने के लिए, जनता को मोटिवेट करने के लिए, जो लोकतंत्र है उसको बनाए रखने के लिए आप जरूर मतदान दें, तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है किस दिन? 25 तारीख को नेशनल वोटर्स डे। ओके, तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन संख्या 8 पर। यह कहता है कि विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। तो जो लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट डैम है, हाईएस्ट डैम है, जो डीपेस्ट ओशन है, डीपेस्ट पॉइंट है, लॉन्गेस्ट आइलैंड है, ये चीजें ऐसी हैं जो आपको रटी होनी चाहिए, आपको उंगलियों पर याद होनी चाहिए, ठीक है। जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो ये मैंडेटरी है कि ये चीजें जो है आपको भूलनी ही नहीं है, क्योंकि ये कंफर्म मार्क्स हैं। अगर आपने इतनी चीजें याद रख ली हैं तो ये आपके कंफर्म मार्क्स हैं। 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक एक नंबर का जो इंपॉर्टेंस है गवर्नमेंट जॉब में वो बहुत ही ज़्यादा होता है, रैंक्स काफ़ी ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो एक एक जो चीज़ें होती हैं उनको आपको पॉइंट को पकड़ना है, इन चीज़ों को, जो सुपरलेटिव्स होती है, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, ठीक है, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, हर तरह से भारत की बात करें या विश्व भर की बात करें तो ये आपको रटा होना चाहिए। ओके, तो लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप पूछ रहा है, ऑप्शन है डानुबे, बी वोल्गा, सी उडल या डी डे। तो जान लेते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वोल्गा। वोल्गा कहाँ बहती है? ये रशिया में बहती है, और ये सबसे बड़ी नदी है कहाँ की? यूरोप की। ओके, तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप है वोल्गा। सेकंड लार्जेस्ट है, ऑप्शन को दिख रहा था, दानुबे। हर अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो लॉन्गेस्ट रिवर अफ्रीका की कौन सी है? नाइल है। एशिया की कौन सी है? यांगजे रिवर है, ये कहाँ पे है? ये है चाइना में। ओके, लॉन्गेस्ट रिवर साउथ अमेरिका कहाँ है? अमेजोन है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका कहाँ है? मिसौरी रिवर है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? मोरी रिवर है। तो हर कॉन्टिनेंट की जो लॉन्गेस्ट रिवर है यहाँ पे दी हुई है, आप इसे अपने तरीके से याद कर सकते हैं, चाहे तो आप अपना कुछ ट्रिक्स यूज करके याद कर सकते हैं, या आप इसे सीधे यहाँ पे आप रट सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सब आपको पता होने चाहिए, आप किसी भी तरीके से याद करो, ये जो लॉन्गेस्ट है, शॉर्टेस्ट है, ये चीज़ आपको दिमाग में बैठी होनी चाहिए, इसकी आप इतनी प्रैक्टिस कर लो
कि जो है आप कभी भूलें ही ना जिंदगी भर। ओके, तो बढ़े हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन संख्या 9 ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज द ओनली कंट्री टू विन द आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 4 टाइम्स। ठीक है, ऑप्शन न्यूजीलैंड, बी साउथ अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी इंडिया। सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। इंडिया ने ये जो ट्रॉफी है 4 टाइम नहीं, अब तो ये 5 बार जीत चुकी है। ठीक है, तो उस वक्त जो 2018 के हिसाब से 4 टाइम था, तो अभी 2021 में भी भारतीय टीम ने जो है वो ये खिताब जीता है। कौन सा? आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का। ओके, तो ये जो अभी जीता था भारत में, उसमें भारत कप्तान कौन थे ये भी आप बताएं कमेंट सेक्शन में। ओके, तो अब आते हैं अगले सवाल, यानी 10वें सवाल पर। ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम्ड एट ब्रिंगिंग मासेस विद इन द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम इज कॉल्ड जन बैंक योजना, जनधन योजना, जन आदमी योजना या डी जन रुपया योजना। तो एक और यहाँ पे आप कैटेगरी देखने को मिल रही है गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। सरकार जो स्कीमें लाती हैं आम जनता के लिए, उस पर क्या सवाल बन सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि करंट से ही पूछा जाए, ये पूछा जा सकता है बहुत पहले से भी। ओके, तो जैसा कि ये जनधन योजना पूछा गया, ये कब का है? ये 2014 का है, ये 2018 पूछा गया था। तो ये बेसिकली एक स्टैटिक का ही पॉइंट हो गया। तो जनधन योजना जिसका सही उत्तर होगा। और जनधन योजना बेसिकली क्या है जानते हैं? जनधन योजना की शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को, और इसके तहत जो है वो कहा गया था कि सेविंग अकाउंट होता है, कोई भी व्यक्ति खोल सकता है अपना अगर उसके पास नहीं है, और उसमें मिनिमम बैलेंस, जो कई बैंकों में सुनते हो कि मिनिमम बैलेंस इस बैंक में होना जरूरी है, तो वो जो बात होती है वो यहाँ पे हट जाती है कि आपको मिनिमम बैलेंस होना इसमें आवश्यक नहीं है। ओके, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस योजना का नाम दर्ज किया गया था, क्योंकि जो मैक्सिमम अकाउंट ओपनिंग हुई थी इस योजना के तहत हुई थी। ओके, तो ये सब जो फैक्ट्स हैं वो आपको समझ में आने चाहिए, दिमाग में रहने चाहिए। तो अगर हम अदर इंपॉर्टेंट स्कीम्स की बात करें इसी सेक्टर से जुड़े हुए, तो प्रधानमंत्री वंदना योजना ये होता है, ये पेंशन की तरह होता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना होता है, ये स्टार्टअप्स को या एमएसएमई सेक्टर में जो लोन प्रोवाइड करने के लिए उस पर्पज के लिए होता है। अटल पेंशन स्कीम है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। ओके, तो ये जो सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, ये इनका पर्पस क्या है, इन पे क्या अमाउंट इनसे रिलेटेड है या किस एज ग्रुप के पर्सन के लिए है, ये सब आपको साथ साथ पढ़ना है, साथ साथ आपको ध्यान में रखते चलना है। ओके, तो इसी के साथ समाप्त करते हैं इस सेशन को। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस आरआरबी ग्रुप डी की वीडियो सीरीज से जोड़िए, ताकि इसका फ़ायदा अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच पाए, और जो अच्छी जो डिस्कशंस हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, उन तक भी ये बात पहुँच पाए। ओके, तो चलता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है, सरकारी परीक्षा को फॉलो करना है अगर आपने नहीं किया है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ओके, इससे क्या होगा, जो भी नई वीडियो आएगी इस वीडियो सीरीज की या कोई भी सरकारी परीक्षा की वीडियो आएगी वो भी आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो सबका ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से खाइए पीजिए, और तैयारी पे पूरा फोकस के साथ तैयारी करिए। ओके, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।